हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज मैं 12th मैथमेटिक्स पेपर 2 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूलेस कुछ हैं, इसमें डेफिनेशंस हैं और ये सब होने के बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करूँगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पर एंड तक बने रहना क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे रैंडम वेरिएबल। सो देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सी हियर, अ वेरिएबल विच अज्यूम्स सर्टेन वैल्यूज इज नोन एज अ रैंडम वेरिएबल एंड अ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मोस्टली हम लोग कैपिटल X, कैपिटल Y या फिर कैपिटल Z यूज़ करते हैं रैंडम वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। तो रैंडम वेरिएबल में सर्टेन वैल्यूज अज्यूम करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे if I take let x be the random variable of marks of the 10 student in an examination। तो रैंडम वेरिएबल x क्या करेगा, 10 स्टूडेंट का मार्क्स डिनोट करेगा। सपोज मार्क्स मिला हुआ है 20, 30, 40, 80, 60, 90 लाइक दैट, ऐसा मार्क्स मिला हुआ है। सो x विल टेक सर्टन वैल्यूज। या जैसे मैंने बोला आपको लेट y बी द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी फैमिली मेम्बर्स रहेगा वो रैंडम वेरिएबल y उसको डिनोट करेगा। रैंडम वेरिएबल is a variable which assumes certain values denoted by capital letter X, Y and Z। ये तो हो गया रैंडम वेरिएबल। अब हमें जो स्टडी करना है इस चैप्टर में, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितने टाइप्स का रैंडम वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये दोनों रैंडम वेरिएबल के ही ऊपर पूरा एक्सरसाइज आपका बेस्ड है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो फर्स्ट हमने लिखा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच अज्यूम्स ओनली डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है इंटीग्रल वैल्यूज और इंटीग्रल वैल्यू का मीनिंग होता है इंटीजर्स, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट, ये सब इंटीजर वैल्यू है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मीन्स इट विल अज्यूम ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, दैट मीन्स इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि यहाँ पर डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आता है। जैसे मैंने बोल दिया लेट x बी द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्या आएगा, डिस्क्रीट आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है लाइक दैट, बट डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल x, देखो यहाँ पे जैसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल सपोज x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब इंटीग्रल वैल्यू है या उसे हम बोलते हैं इंटीजर। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता है और यहाँ पे वैल्यूज़ को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द काउंटेबल वैल्यूज। जैसे को मैंने यहाँ पे लिखा है लेट x बी द नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। तो नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है लाइक दैट। दैट मीन्स हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2.5 फैमिली मेम्बर, 3.8 फैमिली मेम्बर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कि इंटीजर आएगा। या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सपोज मैंने बोल दिया लेट y बी द नंबर ऑफ कार। लेट y बी द नंबर ऑफ कार। तो नंबर ऑफ कार क्या होगा, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी हो सकता है, बट ये इंटीग्रल वैल्यू होगा यानी कि इंटीजर होगा, पॉइंट या डेसिमल में नहीं होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2.5 कार्स, 3.8 कार्स, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रल वैल्यू आएगा यानी कि इंटीजर आएगा, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो सेकंड टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज बिटवीन एन इंटरवल। इट कंटेन्स बोथ इंटीग्रल एंड द फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होता है, मोस्ट प्रोबेबली हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर वैल्यूज जो रहेगा वो डिस्क्रीट भी रहेगा
और कंटिन्यूस भी रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि इंटीजर्स भी वैल्यू रहेगा और फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यूज़ भी यहाँ पर आता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x बी द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, तो x क्या हो गया आपका, रैंडम वेरिएबल हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर इज़ 160, 160.8, 138.3, 175.2, 138.9, 171.9। तो यहाँ जो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू है वो देखो आपका एग्जैक्ट इंटीजर भी है और डेसिमल में भी आ रहा है। तो जब डेसिमल में आ जाएगा दैट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और इसका वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपको बोला लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। तो बिटवीन 8 एंड 10 ऑल रियल नंबर्स बोलेंगे तो इनफाइनाइटली बहुत सारा रियल नंबर आएगा। 8 और 10 के बीच में हम 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.99, 8.82, 9.1 बहुत सारा इनफाइनाइट वैल्यूज़ होगा। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आपको डिफरेंस समझ गया होगा व्हाट इज़ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें हम स्टडी करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर जो सम्स दिया है। एक्सरसाइज 8.1 में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर सम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 में हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर सम सॉल्व करेंगे। तो और भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या उसे हम बोलते हैं शॉर्ट में PMF। तो PMF मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या तो आप उसको बोलो सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मीनिंग आपका सेम है। तो देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज। हाँ, कैपिटल X क्या अज्यूम किया हमने, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और उसका जो वैल्यूज़ रहेगा उसे हम स्मॉल x से अज्यूम कर रहे हैं। तो लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn and let p1, p2, p3 up to pn be the corresponding probabilities respectively. That means what? Random variable x1 का जो देखो that means x1 का probability p1 है, x2 का probability p2 है, x3 का probability हमने p3 अज्यूम किया है, xn का probability हमने pn अज्यूम किया हुआ है। Then probability capital X equal to small x is known as the probability mass function if it satisfies the following condition। ठीक है, तो कैपिटल X क्या है, रैंडम वेरिएबल को डिनोट करेगा और जो स्मॉल x है वो उसका वैल्यू डिनोट करता है, और ये जो p1, p2, p3 मैंने लिखा हुआ है स्मॉल, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को डिनोट करता है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म किया है, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म किया है। कैपिटल X आपका रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसका वैल्यू है। तो x का वैल्यू कितना है, x1, x2, x3, x4, x5 अप टू xn लिख दिया हमने। x1 का प्रोबेबिलिटी देखो p1 लिख दिया, x2 का p2, x3 का p3, x4 का p4, x5 का p5 और xn का प्रोबेबिलिटी हमने pn लिख दिया। सो दिस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो मैंने ये टेबल फॉर्म किया है ना, दिस टेबल इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन PMF कब हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कम हो जाएगा। देखो तो ये जो मैंने टेबल लिखा है ना, दिस टेबल इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो मैंने देखो कंडीशन यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट कंडीशन है 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू p1, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। तो ये जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको दिया है p1, p2, p3, p4 अप टू pn, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का वैल्यू जो है 0 1 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। अगर 0 से कम प्रोबेबिलिटी दिया है इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर 1 से ज़्यादा दिया है आपको प्रोबेबिलिटी इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकेंड कंडीशन देखो मैंने लिखा है सिग्मा px इक्वल टू 1। तो px का मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो गया, सिग्मा का मतलब एडिशन, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ आपको दिया रहेगा सबको ऐड करने के बाद एग्जैक्टली 1 आना चाहिए।
तो ये दो कंडीशन है। अगर सपोज ये प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद आपको 1.1 आ रहा है तो इट इज़ नॉट अ पीएमएफ। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा देन दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या उसको हम सिंपली बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आपको एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने के लिए आपको ये माइंड में फिट कर लेना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। पहला कंडीशन, ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 बोथ। सेकेंड कंडीशन होता है सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए। ये दोनों में से सपोज एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, एक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, देन वी से दैट दिस इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या हम इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं अभी। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, या हम उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स क्या है आपका, रैंडम वेरिएबल है। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन, तो आपको मालूम है जब भी हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या आता है आपको पता है, दोनों भी कॉइन हेड हो सकता है या फिर दोनों भी टेल हो सकता है, या फिर फर्स्ट टेल सेकेंड हेड हो सकता है, या फिर फर्स्ट हेड सेकेंड टेल। इतना आपको मालूम है। क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन्ड। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द हेड्स ऑब्टेन्ड। देखो अगर आपने दो कॉइन को टॉस किया और दोनों भी कॉइन के ऊपर सपोज आपको ये टेल मिल गया, आपने दो कॉइन टॉस किया एक साथ और दोनों भी कॉइन के ऊपर क्या मिल गया आपको, दोनों भी टेल मिल गया, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या आएगा आपका, 0 आएगा। एक ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई। या फिर सपोज आपने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन पे आपको टेल मिल रहा है और दूसरे कॉइन पे हेड आ गया, तो नंबर ऑफ हेड्स कितना हो जाएगा, 1। तो नंबर ऑफ हेड्स 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, जब दो कॉइन को हम टॉस करेंगे तो दोनों भी कॉइन पे हेड आ सकता है, तो नंबर ऑफ हेड्स कितना मिल जाएगा आपको, 2। ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो फिर 2 आएगा। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो x का वैल्यू मिला 0, 1, 2, ये रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू हो गया व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी क्या आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम px लिखते हैं। अब देखो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी, जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या आएगा, 0 हेड मतलब दोनों भी कॉइन टेल आएगा। ठीक है, तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, मतलब दोनों भी टेल आएगा, तो एक सैम्पल पॉइंट आ रहा है ना। टोटल कितने सैम्पल पॉइंट है, 1, 2, 3, आउट ऑफ विच ये जो सैम्पल पॉइंट है टी इट शोज नो हेड्स यानी कि 0 हेड्स। तो 0 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4। आपको बेसिक तो पता ही है, आपने पहले किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, तो बेसिक आपको मालूम है, लोअर स्टैंडर्ड में हमने किया है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो वही मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया है, x नंबर ऑफ हेड्स 1 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ हेड्स 1 देखो कहाँ पे शो कर रहा है आपको, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हेड्स 1 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड्स आपको 1 दिया है। दैट मीन्स 2 सैम्पल पॉइंट हैं जहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स 1 आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/4। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया है x का वैल्यू 2, दैट मीन्स 2 हेड्स आएगा। तो 2 हेड्स का देखो यहाँ पर एक ही सैम्पल पॉइंट है 2 हेड्स का, HH, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखते हैं ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड करता है। देखो मैंने क्या कंडीशन दिया था आपको, फर्स्ट कंडीशन मैंने दिया था 0 < or = px < or = 1।
यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1/4 है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, 0-1 के बीच में आएगा। 2/4 मतलब 1/2, ये भी 0-1 के बीच में आएगा। 1/4 0-1 के बीच में आएगा। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया फॉर ऑल x। अब हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ का सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए, सिग्मा px 1 आना चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। तो ये देखो 1/4 प्लस देखो यहाँ पे 2/4 है, ये प्लस देखो आपका 1/4 है। देखते हैं ऐड करके कितना आता है। ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। सो हमें क्या मिला यहाँ पे देखो, सिग्मा px इक्वल टू 1 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ का दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑल प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0, 1 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी वैल्यू इक्वल टू 1। तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम शॉर्ट में CDF लिखते हैं, CDF। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है द CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज, नोटेशन कैपिटल F ऑफ x है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू x। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिया है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यूज़ लिया है 0, 1, 2, 3, 4 और इसका देखो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ मैंने अज्यूम किया है। रैंडम वेरिएबल 0 का प्रोबेबिलिटी 0.1 लिया है, 1 का प्रोबेबिलिटी 0.2 अज्यूम किया है, 2 का प्रोबेबिलिटी 0.3 लिया हमने और 3 का प्रोबेबिलिटी 0.2 लिया है और 4 का प्रोबेबिलिटी सपोज 0.2 है। ठीक है, तो ये एक्चुअली पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। हमें इसका CDF निकालना है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF फाइंड आउट करना है। सिंपली देखो मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया। कैलकुलेशन ऑफ CDF कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट कॉलम आपका x का वैल्यूज़ हो गया रैंडम वेरिएबल का, सेकंड कॉलम प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है और थर्ड कॉलम हमें CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल मेथड है फाइंड आउट करने का। देखो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू फर्स्ट है तो ये सेम प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऐड होते जाएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब ये 0.1 है तो 0.1 में ये प्रोबेबिलिटी आपका ऐड हो जाएगा 0.2 तो हमें मिल जाएगा 0.3। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये 0.3 है तो 0.3 में ये आप ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 0.6। नेक्स्ट ये 0.6 ले लो यहाँ पर, 0.6 में ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग तो 0.2, ये हो जाएगा देखो आपका 0.8। नेक्स्ट ये 0.8 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, 0.8 प्लस 0.2 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.0 या उसको हम 1 लिखते हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि CDF फ्रॉम द गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो x और px दिया रहेगा तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, उसको यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। लास्ट का जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी का ऐड करने के बाद ऑलवेज 1 आता है, यहाँ पर चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 के प्लेस पे कुछ डिफरेंट वैल्यू आता है दैट मीन्स आपने सम रॉन्ग सॉल्व किया है या तो फिर आपको क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ फाइंडिंग द CDF फ्रॉम द PDF। सी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है, एक तो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, सेकंड है वेरिएंस और थर्ड है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ईच टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn। तो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यूज यहाँ पे अज्यूम कर लिया है x1, x2, x3 अप टू xn विथ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3 अप टू pn रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या होता है कि वेरिएबल x1 का प्रोबेबिलिटी कितना है p1,
x2 का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है p2, x3 का प्रोबेबिलिटी कितना है p3, अप टू xn का प्रोबेबिलिटी दिया है pn रेस्पेक्टिवली हमने अज्यूम किया ये। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम बोलते हैं मीन वैल्यू या आप उसको सिंपली एवरेज भी बोल सकते हो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स, इसे हम रीड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा या आप उसको बोलते हैं समेशन एक्स आई इंटू पी आई। अब एक्स आई क्या है, एक्स का वैल्यूज है x1 x2 x3 अप टू xn और पी आई मीन्स उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है, दैट मीन्स p1 p2 p3 अप टू pn रेस्पेक्टिवली। तो मीन निकालने का, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखो आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। देखो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x कितना है x1, उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है p1, तो x1 इंटू p1 हो गया प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x है x2, तो x2 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी p2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज x3, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p3, लाइक दैट आपको मल्टीप्लाई ऐड करते जाना है। तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स को हम v ऑफ x भी लिखते हैं। मैंने रिग्रेशन जो लीनियर रिग्रेशन का चैप्टर हमने किया था उसमें मैंने आपको ये सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमने कवर किया हुआ है पहले। तो वेरिएंस ऑफ x इज गिवन बाय v ऑफ x इक्वल टू, फॉर्मूला है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x द होल स्क्वायर दिया है ये मीन वैल्यू है जो कि यहाँ से मिलेगा, आपको ये फॉर्मूले से मिलेगा और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है मैंने वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल x का जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर करना है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा दिया है मतलब ऐड करते जाना है। तो मैंने देखो यहाँ पे डिटेल में लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 स्क्वायर इंटू p3 प्लस प्लस कंटिन्यू रहेगा लास्ट वैल्यू xn स्क्वायर इंटू उसका प्रोबेबिलिटी pn एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये जो पार्ट आपका है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब देखो ये फॉर्मूले से निकलेगा, मीन है वो सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का मैंने फॉर्मूला लिखा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसको रीड करेंगे सिग्मा x रीड करते हैं हम लोग सिग्मा x। तो यहाँ पे सिग्मा है सफिक्स में x रहता है तो इसे बोलते हैं हम लोग सिग्मा x या इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और देखो मैंने अंडर रूट क्या लिखा है सिग्मा स्क्वायर x। तो वेरिएंस ऑफ x को हम लोग सिग्मा स्क्वायर x से भी डिनोट करते हैं। तो जो भी आपका वेरिएंस मिलेगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है उसके बेस पे हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।